हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई तो पढ़ ली और बहुत अच्छे से पढ़ ली। सारी चीज़ें समझ में भी आ गई कि भाई सेंट्रली हमें स्टेट को मैनेज करना था, तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ कर रहे थे। पर सर आपने कुछ री रेंडर्स के बारे में बताया था। आपने बोला था कि कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं बड़े प्रोजेक्ट में, हम लोग प्रेफर नहीं करते कॉन्टेक्स्ट एपीआई को। हाँ सर, याद तो आ रहा है, बट क्यों बोला था आपने ऐसा? चलिए आज के इस वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या इश्यूज़ आ रहे थे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ में और क्यों हमको एक दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा। तो आज का ये वीडियो हमारा जो है रिडक्स टूलकिट के ऊपर होने वाला है। अब रिडक्स टूलकिट अपने आप में रिएक्ट के साथ में नहीं आता है। हाँ, एक अलग चीज़ है, उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या चीज़ है, कैसा है, क्यों है, सारा कुछ अभी बिल्कुल इस वीडियो में ही देखने वाले हैं। तो ऐसे डरिएगा मत। रिडक्स टूलकिट को काफ़ी लोग ऐसे देखते हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा यार, ये पता नहीं क्या ही चीज़ हो गई। तो वो जो एलियन सा साउंड करता है कि भाई रिडक्स टूलकिट कुछ बहुत बड़ा है। तो आज आपको मैं गारंटी देता हूँ कि सारा कुछ समझ में आने वाला है। अच्छा जी, आज के इस वीडियो के बाद में आपको ये जो स्टेट मैनेजमेंट का वो जो डर था ना, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो लाइक तो बनता है ना, हमें भी तो थोड़ा मोटिवेशन मिले कि भाई आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले क्या है, अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि भाई रिएक्ट को इंस्टॉल करना है यूजिंग वीट। सो चलिए जी, वीट को इंस्टॉल कर लेते हैं, सॉरी रिएक्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं यूजिंग वीट। मैं बंद से कर रहा हूँ, आप चाहिए तो npm से कर लीजिए। चलिए यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये अब मेरे से पूछेगा कि भाई नाम क्या लेना चाह रहे हो। तो इनसे अभी बोल देता हूँ कि रिडक्स टूलकिट ही लेना चाह रहा हूँ। तो पैकेज नेम सेम ही रख लेते हैं और रिएक्ट, और यहाँ पे बोलेंगे कि जावास्क्रिप्ट चाहिए और यहाँ पे नो और फिर ये यस। तो जब आप कर रहे होंगे तो मुझे लगता है आप हमसे भी तेज़ कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी बेसिक लग रही होंगी। इंस्टॉलेशन तो ये सर किसको ही टफ़ लगता है। ठीक है जी, तो आ गए हम यहाँ पे। अच्छा जी, कभी भी जब आप प्रोजेक्ट बनाएं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस रिडक्स टूलकिट नाम के फ़ोल्डर के अंदर है, ना कि रिएक्ट 09 के। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कन्फ्यूजन होता है, कई बार आप बाहर इंस्टॉल कर देते हैं, आप भूल जाते हैं, तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे जाइए और इस फाइल को जो है एक सेपरेटली इसको खोल दीजिए अपने वीएस कोड में। किस तरह से करते हैं इसको, यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे जो है पहले उस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे अपन। रिडक्स टूलकिट के अंदर आ गए। अभी क्या हुआ, अभी अपन रिएक्ट 09 में थे इससे पहले और अब हमने रिडक्स टूलकिट में आ गए, है ना। सीडी करके आप एक स्पेस देके टैप दबाएंगे तो आपका जो अगर एक ही फोल्डर है तो वही आराम से आ जाएगा यहाँ पे, तो टाइप नहीं करना पड़ेगा आपको। और सिंपल सा यहाँ पे कोड डॉट करना है और आपका जो है वी एस कोड वहाँ पे इस फोल्डर में खुल जाएगा। तो इससे होगा क्या कि अब आप जब बाय डिफ़ॉल्ट टर्मिनल खोलेंगे तो ये टर्मिनल बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट कर रहा होगा रिडक्स टूलकिट को। ठीक है, तो वो इंस्टॉलेशन वगैरह में काफ़ी आपको हेल्प हो जाती है, इश्यूज़ नहीं आते हैं। सो अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना जी। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, कोई इसमें भी परेशानी होती नहीं खास। तो सबसे पहले वापस से जो है सर्वर को अपने अप एंड रनिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, सर्वर चालू हो गया है और देख लेते हैं कि सारा कुछ सही से हो गया कि नहीं हुआ। चलिए जी, तो सर्वर तो चल रहा है अपना। अब अपने को आज जो बात करनी है वो बात करनी है कि भाई कॉन्टेक्स्ट एपीआई में ऐसे क्या इश्यूज़ आ रहे थे कि जिनकी वजह से हमें रिडक्स पे स्विच करना पड़ा, रिडक्स टूलकिट पे स्विच करना पड़ा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को ही एक बारी दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सीख भी लेंगे कि क्या इश्यूज़ हैं इसके साथ में। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सबसे पहले अगर आपको इनिशिएट करना है तो सबसे पहले तो यहाँ से चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। तो चलिए जी कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट कैसे बनेगा, कुछ नहीं सर, यहाँ पे क्लिक कीजिए और एक फ़ाइल बना लीजिए। कॉन्टेक्स्ट, माई कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं, नाम तो आपके ऊपर है, आप जो भी रखना चाहें। माई कॉन्टेक्स्ट डॉट जी एस। ठीक है जी, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इनिशियली जो है मैं इसको भी माई कॉन्टेक्स्ट ही कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, माई कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं। और इनिशियली मैं इसको 1 बाय डिफ़ॉल्ट देना चाहता हूँ वैल्यू। ठीक है सर, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद भाई इसको प्रोवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो चलिए प्रोवाइड कर लेते हैं। प्रोवाइड करने के लिए मैं ऐप डॉट जे एस एक्स में चाहता हूँ कि इसको प्रोवाइड कर दूँ बाकी सारे कंपोनेंट्स को।
तो अभी तो फ़िलहाल कंपोनेंट्स हैं नहीं अपने पास में, तो एक सिंपल सा div टैग रख लेते हैं, अभी थोड़ी देर में बना लेंगे कंपोनेंट्स भी। तो दिस दिस इज़ माय div, ठीक है जी, ये तो div हो गया। अब इसको जो है कर देते हैं प्रोवाइड कैसे करेंगे भाई आप, आपको माई कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंपोर्ट करना रहेगा। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे आप, इसको अपन इंपोर्ट करेंगे भाई, जहाँ से बनाया था वहीं से इंपोर्ट करेंगे। ये ऑटो सजेशन कैसे आया सर आपके में, सजेशन आया कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे आप तो आपके में भी सजेशन इसी तरह से आएंगे। अच्छा ये साफ़ सफाई कर देते हैं ऊपर का थोड़ा सा, ये जो इस्तेमाल में नहीं आ रहा है इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये तो हमारा माई कॉन्टेक्स्ट में हमने रैप कर दिया, बट ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आपने सर बताया था डॉट प्रोवाइडर करके एक चीज़ होती है, अब यहाँ पे लिखा है डॉट प्रोवाइडर, तो यहाँ पे भी डॉट प्रोवाइडर ही करना पड़ेगा। सिंटैक्स है भाई, उन्होंने बोला कि आप इस तरह से कीजिए। अच्छा, वैल्यू इसको माई कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करने का भी अपना एक तरीका है, इसको 2-3 तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आने वाले वीडियोस में हम बाकी तरीके भी समझेंगे, बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए, अभी आपने बिल्कुल नया नया सीखा है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपके मन पे एकदम बोझ बन जाए कि अरे यार ये तो बड़ा कोई टफ चीज़ है। तो एक दो बार आप जब इस सिंटैक्स को देखते हैं, आप फेमिलियर हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाती हैं कि भाई कोई ऐसी टफ चीज़ भी नहीं है। ठीक है जी, समझ गए। तो यहाँ पे जो है अपन ले लेते हैं काउंट, और इसको एक, क्योंकि यू स्टेट में ले रहे हैं तो एरे के फॉर्म में लिखेंगे और बोलेंगे कि भाई सेट काउंट। और आगे क्या करना है जल्दी जल्दी बताइए। यू स्टेट करना है सर, और क्या करना है, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो हमें आता ही है। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 1 वैल्यू के साथ में जा रहे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ को प्रोवाइड करना है। अच्छा, वैल्यूज़ को आप अगर ऐसे प्रोवाइड करने जाओगे कि आप काउंट और सेट काउंट दोनों को देना चाह रहे हो, तो पता है इशू क्या आएगा, वो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ करेगा, वो एरर बोलेगा, वो बोलेगा यार इसको एक काम करो ना, इसको एक एक्सप्रेशन बना के भेजो, है ना। तो यार एक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इसको एक सिंगुलर फॉर्म में भेजो, ऐसे अलग अलग चीज़ें नहीं भेजो। तो मैंने कहा इसको एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेज देते हैं, या फिर आप चाहें तो एक एरे की फॉर्म में भी भेज दीजिए, आपकी मर्ज़ी। अच्छा ये अगर नहीं समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या बोला, अरे यार देखो याद करो, अपन ऐसे यूज़र को भेज रहे थे ना, इससे पहले अपन ने यूज़र को भेजा था कि नहीं भेजा था। ठीक है जी, यूज़र को भेजा था, यूज़र के अंदर भी कई सारी वैल्यूज़ थी क्या, क्या मेरा नेम करके यहाँ पे था, नेम था सर, बिल्कुल था। तो यार यही तो मैंने किया ना, इसको एक ऑब्जेक्ट विजुअलाइज़ करो, इसको ऐसे देखो, ये सेम ही तो चीज़ है। देखो भाई बिल्कुल सेम चीज़ है। अगर मैं काउंट की वैल्यू यहाँ पे 5 कर दूँ, ठीक है, कुछ कुछ ऊपर जैसा लगने लगा आपको, देखिए एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक नेम नाम की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे काउंट नाम की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, तो सर आप ये बोले हो कि आपने कुछ अलग नहीं किया, आपने क्या किया, सिर्फ इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह पास कर दिया है। हाँ बस इतना ही किया है, आप भी कहाँ परेशान हो रहे थे। ठीक है जी, तो सर इसको वैसे नहीं पास कर सकते थे, नहीं नहीं वैसे नहीं पास कर सकते थे, दो वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर रहे थे, इसलिए या तो आप एरे में पास करो या तो आप ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पास करो। ठीक है सर, समझ गए। तो मतलब ये भी जो है सिंटैक्स उन्होंने बता के भेजा है कि भाई ऐसे ही करना है, तो आप ऐसे कर रहे हो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ हो गया। अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने एक कॉन्टेक्स्ट बना लिया है और उसको रैप कर दिया है। ठीक है जी, हमने दीवार बना ली है ना, वो रिमेंबर पिछला वीडियो, एक किला बना लिया अपन ने, और उस किले के चारों तरफ जो है वो पूरी बाउंड्रीज़ को सारा कुछ सेट कर लिया है, और उसके अंदर हमने लोगों को रख भी लिया है। कौन सा है वो लोग, ये डिव टैग है उसके अंदर अभी। चलिए जी, एक 2-3 और फाइल्स बना लेते हैं, 2-3 तो नहीं, एक ही बनाएंगे, या चलिए 2 बना लेते हैं। तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको जो है दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या इश्यूज़ आने वाले हैं। तो CMP1 बना लेते हैं और एक फ़ाइल और बनाएंगे जिसको बोलेंगे CMP2.jsx। ठीक है जी, तो यहाँ पे RFC ही कर देते हैं, RFC किया, और यहाँ पे भी अपन RFC ही कर लेंगे। ठीक है सर, अब याद करो ध्यान से कैसे यूज़ करते थे कॉन्टेक्स्ट को। सर आपने तो बोला था कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल ज़रूरत नहीं है याद करने की, बट अभी जैसे मुझे याद आ रहा है कि मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करता था, और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, चाहिए देख लीजिए। ठीक है सर, समझ गया।
तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट में मैं अपना कॉन्टेक्स्ट पास करता था जिसका मेरे को इस्तेमाल करना है। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि हो सकता है कई सारे कॉन्टेक्स्ट बनाए हों भाई। ठीक है सर। तो अब कॉन्स्ट करके अब मैं क्या इस कॉन्टेक्स्ट को स्टोर कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। बट एक बात बताओ ना, मैंने आपको डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में कुछ बताया था, आप जावास्क्रिप्ट में ये तो सारा पढ़ ही गए हो। भाई यूज़ कॉन्टेक्स्ट में आप दो चीज़ें भेज रहे हो, क्या हैं वो दो चीज़ें? किस नाम से भेजा था ये देख लेते हैं, कहाँ गया? app.jsx से भेज रहे थे आप, कुछ काउंट और सेट काउंट करके आप भेज रहे हो, है ना जी? भाई ये ऑब्जेक्ट ही तो भेज रहे हो, ये ऑब्जेक्ट भेज रहे हो ना। तो इस ऑब्जेक्ट को चलो डीस्ट्रक्चर करके यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, है ना। डीस्ट्रक्चरिंग नहीं आ रही है, डीस्ट्रक्चरिंग कुछ नहीं होता यार, डीस्ट्रक्चरिंग आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। बट सर थोड़ा सा बता दो ना। अरे डीस्ट्रक्चरिंग में अपन क्या कर रहे हैं, हम इनसे ये बोलें कि आप हमें ऑब्जेक्ट दे रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे वैल्यू करके लूँ, फिर मैं वैल्यू डॉट करके एक्सेस लूँ, उससे अच्छा मैं सीधे सीधे यहाँ पे जो है मैं उसको बोलूँ कि भाई ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इससे मेरे को ये चीज़ें निकाल के सीधे सीधे दे दो, ताकि मेरे लिए लिखने में इजी हो जाए, मैं सीधा काउंट करके एक्सेस कर पाऊँ। हाँ सर समझ गया। तो CMP1 एंड चलिए जी यहाँ पे बोल देते हैं कि एक डिव बनाते हैं और इनसे बोलते हैं कि योर काउंट इज़, क्या है भाई काउंट? काउंट तो काउंट से लिखेंगे, और ये आपने ब्रेसेस क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि भाई ये एक नॉर्मल वेरिएबल तो है नहीं। अच्छा आप और भी कुछ करना चाह रहे हो? हाँ एक काम और करना चाह रहा हूँ, वो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि इससे जब भी मैं इंक्रीज़ पे क्लिक करूँ, है ना, तो जब भी मैं इंक्रीज़ पे क्लिक करूँ इस वाले बटन पे, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है काउंट 1 से बढ़ जाए। ठीक है जी। कैसे बढ़ेगा? वो ऐसे बढ़ेगा, अगर मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन पास कर दूँ। कौन सा? ये सेट काउंट वाला यार। अगर मैं सेट काउंट नाम का ये फ़ंक्शन पास कर दूँ और इसको मैं कॉल करूँ, और फिर मैं ये बोलूँ कि भाई जो भी आपकी प्रीवियस वैल्यू है, अब ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो बहुत पहले पढ़ाया था। हाँ आई नो आपको आ रहा होगा। ठीक है जी। तो आपको सेट काउंट इंटरनली एक कॉल बैक फंक्शन ऑफर करता है जो बताता है कि भाई प्रीवियस वैल्यू का आप एक्सेस मेरे से ले सकते हो, बस वही किया है, कुछ खास नहीं कर रहे। और उसको p+1 कर देंगे, ये कुछ नहीं, आपकी प्रीवियस वैल्यू का एक्सेस यहाँ पे हमें मिल गया है, तो उसी को 1 से बढ़ाए दे रहे हैं। बट सर आप यहाँ पे एक गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहा हूँ सर? आपने मुझे बताया था कि यहाँ पे रेफरेंस पास करते हो, बट आपने तो यहाँ पे फंक्शन को पास कर दिया है। होगा क्या इससे? ये यहीं पे कॉल हो जाएगा। ठीक है। तो बट हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि जब बटन क्लिक हो तब कॉल हो। तो उसके लिए सर आप कुछ ऐसे करिए ना। तो अब आपने यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया, तो ये कॉल होगा। ठीक है जी। जब ये कॉल होगा तो ऑन क्लिक के पास में ये सेट काउंट नाम की चीज़ चली जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जब भी बटन क्लिक होगा तब ही कॉल हो रहा होगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। पूरी बात सर आपकी समझ में आ गई। अच्छा ये सिंपल हमारा जावास्क्रिप्ट का काम है, यहाँ पे रिएक्ट का कुछ भी काम है नहीं। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये आपको आता होगा, और अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो ऐसा कुछ टफ है नहीं, सिंपल सी बात है। एक दो बार आप करेंगे, खुद करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है। वैसे आपने इससे पहले वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये सारा कुछ समझ आ रहा होगा, है ना जी। तो इसके बाद में अब क्या करना है? ठीक है, कॉन्टेक्स्ट तो आपने यूज़ कर लिया, अब सर कहना क्या चाहते हो? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे console.log कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई जब भी आप री रेंडर हो, री रेंडर यानी सर, री रेंडर यानी जब भी ये फंक्शन दोबारा से चले, फंक्शन यानी सर ये कंपोनेंट दोबारा से रिएक्ट जो है इसको री रन करे, तो मेरे को आप कंसोल लॉग करके बता देना। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि भाई CMP2 के अंदर मैंने कॉन्टेक्स्ट API का कुछ भी यूसेज नहीं किया है, ये मेरा बिल्कुल स्टैटिक कंपोनेंट है भाई, हर बार इसको यही करना है, हर बार क्या, इसको ज़रूरत ही नहीं है री रेंडर होने की। ठीक है जी, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है इसमें। CMP1 ज़रूर मेरा काउंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो जब जब मैं ये चेंज करूं उस हिसाब से मेरा जो है ये फंक्शन री रेंडर होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये काउंट की वैल्यू को अपडेट करना रहेगा। ठीक है सर। तो सर आप ये बोल रहे हो कि ये रेंडर होगा, बट ये री रेंडर तो तब होगा ना जब आप इसको यहाँ पे लेके आओगे। हाँ जी बिल्कुल लेके आएंगे। ये क्या हुआ भाई, कहाँ गए? ये रहा। और सेटिंग्स को करिए बाय बाय, यहाँ पे लिखिए CMP1। ठीक है जी। और कंट्रोल स्पेस। ठीक है, और उसके बाद में CMP2 को भी ले आते हैं यहाँ पे, और CMP2 को जैसे ही आप यहाँ पे लाओगे, ठीक है जी, CMP1 CMP2 आ गए। अब देख लेते हैं चल के सारा कुछ सही से चल रहा है। हाँ जी चल रहा है सारा कुछ। तो CMP1 से ये इतना कुछ आ रहा है
है ना। ये दिस इज़ माई डिव, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, अब ये जो मेरा है ये CMP1 से आ रहा है और ये CMP2 से ये हो रहा है। ठीक है, अब ज़रा कंसोल पे चलिए आप मेरे साथ में। अब एक बात बताइए, अगर मैं इंक्रीज़ बटन पे क्लिक करूँ तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ये वैल्यू बढ़ने के साथ में सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही री रेंडर होना चाहिए, क्योंकि भाई वैल्यू यहाँ पे बढ़ी है, CMP2 तो वैसा ही है। चलिए देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। देख रहे हो साइड में, देखो ये री रेंडर हो रहा है, CMP2 री रेंडर हो रहा है भाई। ये तो हो ही रहा है, नो डाउट। आप इसमें भी कंसोल लॉग लगा के चेक करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा, ये तो री रेंडर हो ही रहा है ना। तभी वो स्टेट चेंज हो पा रहा है, 3 से 4 हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट यार ये CMP2 क्यों री रेंडर हो रहा है? ये इशू है रिएक्ट के, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपसे क्या बोलता है कि भाई आपने ये जिस प्रोवाइडर के अंदर मेरे को रैप कर दिया है ना, वो सारे कंपोनेंट को मैं स्टेट चेंज होएगा मैं री रेंडर कर दूंगी। और ये इशू है, ये इशू क्रिएट कर देता है आपका बड़े एप्लीकेशंस को परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं देने देता। और परफॉर्मेंस आज के एरा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है वहाँ यूज़र रुकने वाला नहीं है ना जी। तो परफॉर्मेंस पे जब ज़्यादा ध्यान होता है तब हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को ना यूज़ करें, अवॉइड करें। सर क्या है सिर्फ यही कारण होता है? नहीं नहीं, इसके अलावा भी कई सारे कारण होते हैं। जैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ में एक इशू ये भी आता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को मैनेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि रिडक्स टूल किट, ज़स्टैंड और भी कई सारी लाइब्रेरीज वो बेटर परफॉर्म करती हैं इन टर्म्स ऑफ एक डेवलपर की कॉम्प्लेक्सिटी को ईजी करने में, है ना। कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको कई सारी चीज़ें हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं ऑफ़र करती है, जो आपको रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट में। अच्छा, तो मतलब परफॉर्मेंस एक इशू हो गया, उसके साथ में कई सारी 2-3 चीज़ें और हैं जो हम लोग रिडक्स टूलकिट में जब पढ़ रहे होंगे तब समझेंगे। ठीक है सर, समझ गया आपकी बात को। तो आप ये बोल रहे हो कि अभी क्योंकि जो है ये सारी दिक्कतें, इस वजह से मेरे को दूसरा ऑल्टरनेटिव चाहिए था और रिडक्स टूलकिट एक बेहतर ऑल्टरनेटिव दिख रहा है, तो ज़रूर हमें उसको पढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए अब रिडक्स टूलकिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वाले फ़ोल्डर को करेंगे बाय बाय और एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं। नया फ़ोल्डर क्या बनाएंगे, एक नया प्रोजेक्ट ही सेटअप कर लेंगे। ठीक है, नया प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करेंगे? नया प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे जैसे, कहाँ गया, ये रहा। तो सबसे पहले सर एक गलती कर रहे हो आप यहाँ पे ये देखिए, आप रिडक्स टूलकिट के अंदर ही हो। तो एक काम करते हैं ना, cd डॉट डॉट करते हैं। इससे क्या होगा सर, एक फ़ोल्डर बाहर आ जाओगे और कुछ नहीं होगा। कमांड है ना। और फिर क्या करना है सर, बस फिर अपने को, हाँ ये रही कमांड हमारी। अच्छा, ये एरो कीज़ की मदद से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं टर्मिनल में। और आप लिखते हैं एक्चुअल रिडक्स टूलकिट स्टार्ट। ठीक है जी, इसको रिएक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भाई अभी तो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और इसको नो रहने दीजिए। ठीक है जी, स्टार्ट कर दीजिए आप। तो ये देखिए एक नया फ़ोल्डर बन गया हमारे पास में और नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल उसने सारा कुछ करके दे दिया एक साथ में ही। ठीक है, मैं बन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए वो इंस्टॉलेशन वाला मेरे से नहीं पूछता है। अगर आप npm से करेंगे तो आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। इंस्टॉल को मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो मेरे साथ में बन से ही करिएगा। ठीक है सर, ये भी कोई बताने वाली बात है, ये तो हम तुरंत ही समझ गए थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये आपका सर्वर जो है अपन रनिंग है एंड एक नए प्रोजेक्ट पे आप आ चुके हैं। ठीक है जी, समझ गया। अब सर आप ना मेरे को रिडक्स टूलकिट के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो यार रिडक्स टूलकिट ना बिल्कुल सिमिलर है जैसा तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई था। तो सर पढ़ क्यों रहे हैं? अरे मैंने बताया ना कुछ इश्यूज़ थे, अरे याद करो ना, परफॉर्मेंस इश्यूज़ आ रहे थे इसलिए अपन ने रिडक्स टूलकिट को पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, रिडक्स जो था, रिडक्स आया था ये सारी स्टेट मैनेजमेंट के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। बट हुआ क्या कि रिडक्स अपने आप में एक अलग टेक्नोलॉजी थी और बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ थी। ठीक है जी, तो डेवलपर्स को बड़ी इश्यूज़ आने लगे कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही मैनेजमेंट हो रहा है, बड़ा हैसल हो रहा है। तो फिर रिडक्स टूलकिट आया, है ना। रिडक्स टूलकिट बहुत बाद में आया और रिडक्स टूलकिट जब आया तो रिडक्स टूलकिट ने ये बोला कि यार रिडक्स जो आपसे करवा रहा है ना वो कुछ ज़्यादा ही काम है ना, उतना काम रिक्वायर्ड है नहीं। मैं इसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ और जो है फिर आप जो है एफिशिएंटली रिडक्स को डेवलपमेंट में यूज़ कर पाओगे। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है।
ऑफिशियल ओपिनियनेटेड बैटरीज इंक्लूडेड टूल सेट फॉर एफिशिएंट रिडक्स डेवलपमेंट। तो जैसा ये खुद भी बोल रहे हैं कि भाई हम रिडक्स के ऑन टॉप ऑफ रिडक्स ही बने हुए हैं, और एक आप ऐसे समझ सकते हो कि एक टूल किट है फॉर रिडक्स डेवलपमेंट, ताकि आप रिडक्स को आसानी से डेवलपमेंट कर पाओ। ठीक है सर, तो कहता क्या इतना ही समझने की ज़रूरत है? हाँ, बस इतना ही समझने की ज़रूरत है, और बाकी अभी देखो मैं आपको कैसे कितनी आसानी से समझा दूंगा बाकी चीज़ें। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड में, और क्योंकि हमारे पास में एग्जिस्टिंग ऐप है, अभी हमने बनाया आपके सामने, और सिंपली यहाँ पे कॉपी कीजिएगा। अगर आप npm से कर रहे हो तो सिंपली यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है सर, और अपन यहाँ से एक नया टर्मिनल खोलेंगे, और यहाँ पे मैं जाऊँगा cd करूँगा, और मेरा जो एक्चुअल नाम है वो एक्चुअल, अच्छा जी ये अपन ने रिडक्स टूल किट खोल दिया क्या? ये एक्चुअल रिडक्स टूल किट स्टार्ट यहाँ से ये वाला करना है, और ए सी डालने के बाद में कुछ फर्स्ट लेटर ऑफ योर फोल्डर डालने के बाद में आप टैप प्रेस कीजिए, है ना, और आपका वो पूरा बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। ठीक है जी, और यहाँ पे आपको जो आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बन इसको जो है इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा आप उसी फोल्डर में इंस्टॉलेशन कर रहे हो, कहीं बाहर नहीं। ठीक है जी, तो अब देखिए बन का मेरा जो है इंस्टॉलेशन हो गया है, और पैकेज डॉट जेसॉन में जाके चेक भी कर लेते हैं कि भाई इंस्टॉल आपने किया कि नहीं किया। ये देखिए डिपेंडेंसीज़ में मेरा रिडक्स टूल किट आ गया है। ठीक है सर, अब दूसरा क्या है, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है जी, ये भी इंस्टॉलेशन होने लग गया, और ये देखिए रिएक्ट रिडक्स भी आ गया है। ये सारी चीज़ें आ गई। अब मेरे को आप बताइए कि किस तरह से शुरू किया जा सकता है। तो यहीं कहीं क्विक स्टार्ट था, हाँ ये है ना, और इसका इस्तेमाल करके अब अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा जो है एक बारी समझ लेते हैं चल के कि एक्चुअल में ये सारा कुछ हो कैसे रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपके लिए, इससे पहले अपन ने ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में बात कर रखी है कि भाई कैसा था, क्यों था। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में मैंने आपको कैसे बताया कि भाई ये जो कार्ड नाम की चीज़ है, अगर ऐसे फ़र्ज़ कर लो कि अगर इसमें यूज़र का इन्वॉल्वमेंट है तो जाहिर सी बात है इसको री रेंडर होना चाहिए। प्रोडक्ट में मान लो नहीं है, तो फिर प्रोडक्ट को क्यों री रेंडर कर रहे हो? कॉन्टेक्स्ट एपीआई ने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो स्मॉलर स्केल एप्लीकेशंस के लिए ठीक हूँ, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस इश्यूज़ बाद में क्रिएट कर देता हूँ, और मैं उतने मॉडर्न डे डेवलपमेंट टूल्स को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप ना एक काम करो, मेरे को स्मॉलर एप्लीकेशन में रख लो। तो हमने उसकी बात मानी, हमने कहा ठीक है जी, अब आप ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, मानता हूँ मैं आपकी बात। अब बात आई कि ये रिडक्स टूलकिट क्या करता है। रिडक्स टूलकिट क्या बोलता है कि भाई मेरे मान लो आपके पास में एक स्टोर है। स्टोर क्या है? कुछ नहीं, जैसा कॉन्टेक्स्ट एपीआई था सिमिलर ही समझो, थोड़े बहुत चेंजेस हैं और बिल्कुल आपको सिमिलर ही लगने वाला है। ऐसे समझो, एक स्टोर है ना, एक बॉक्स है। इस स्टोर के अंदर आपका यूज़र्स पड़ा है, आपका प्रोडक्ट्स पड़ा है, और जितना भी डेटा है वो सारा कुछ आपने इसमें ला के रख दिया। सर ऐसा ही तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई में कर रहे थे। अरे मैंने बोला ना सेम ही तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर सर डिफरेंस कहाँ पे आया? डिफरेंस वहाँ पे आया कि अब मान लो इस स्टोर पे डिपेंड कर रहे हैं आपके आइटम्स, आपके प्रोडक्ट्स, और कोई दूसरा भी कंपोनेंट हो सकता है। सर क्या ये आइटम्स डॉट JSX करके मैं इसको समझ सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, वैसे ही तो समझना, ये कंपोनेंट ही तो है रिएक्ट का। ठीक है सर, तो सर आप कहना क्या एग्जैक्टली चाह रहे हो, ये डिफरेंस कैसे हुआ? यही तो अपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी पढ़ा। यहाँ पे डिफरेंस ये हुआ कि आप फ़र्ज़ करो कि इस स्टोर से मैंने रैप कर रखा है इन 3 कंपोनेंट्स को। ठीक है सर, आप यही तो बोल रहे हो कि इन एक प्रोवाइडर के अंदर आपने इन 3 चीज़ों को जो है रखा हुआ है। हाँ सर, यही बोल रहे हैं हम। तो जब आप ये बोल रहे हो तो आप ये भी बता रहे हो कि ये सब्सक्राइब यूज़र करके, इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र्स का यूज़ ये आइटम्स वाले कंपोनेंट में हो रहा है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मेरा वैसे ही हुआ कि इस आइटम्स डॉट JSX के अंदर मैं कहीं ना कहीं इस यूज़र का यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग दिस रिडक्स टूल किट। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा, तो मतलब आप समथिंग डॉट JSX या प्रोडक्ट्स डॉट JSX में कोई यूज़ नहीं कर रहे हो स्टोर के किसी भी डेटा का? नहीं नहीं, मैं इन दोनों में कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो सर आप ये भी बोल रहे हो कि क्योंकि ये रिडक्स टूल किट है, क्योंकि ये इन्हेंस्ड वर्जन है, तो ये प्रोडक्ट्स और ये समथिंग जब यूज़र चेंज होएगा तो ये दोनों री रेंडर नहीं होंगे? एक सेकेंड, क्या सर आप ये बोल रहे हो कि ये प्रोडक्ट्स और ये समथिंग डॉट JSX री रेंडर नहीं होंगे? हाँ मैं यही तो बोल रहा हूँ। अच्छा सर आप ये बोल रहे हो कि सब्सक्राइब जिसने कर रखा है जिस भी डेटा को फ्रॉम दी स्टोर, सिर्फ वही री रेंडर होगा?
आपको कैसे पता है? यही तो मैं बोलना चाह रहा था। अरे यार देखो, ऐसे समझो, आइटम्स डॉट JSX ने क्या बोला कि मेरे को यूज़र की रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको सब्सक्राइब कर लूँ। मतलब क्या हुआ कि मैं जब जब यूज़र चेंज हो आप मेरे को बताते जाना, मैं उसको री एंटर करवाता जाऊँगा। प्रोडक्ट्स ने बोला कि नहीं 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 यार, मैं आपसे रैप्ड अप तो हूँ बट मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी कारण से मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ना मेरे को परेशान नहीं करना। तो रीडक्स टूलकिट बोलता है कि ठीक है, मैं आपको री एंटर करवा भी नहीं रहा हूँ। सॉल्व हो गई ना प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अलावा रीडक्स जो है वो अपने आप में कई सारी फंक्शनैलिटीज़ ऑफर कर देता है। रीडक्स यानी रीडक्स टूलकिट की बात कर रहे हैं, तो रीडक्स टूलकिट अपने आप में आपको कई सारी फंक्शनैलिटीज़ और भी ऑफर करता है। वो रिलेटेड होती हैं जब आप फेच कॉल कर रहे हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनली मैनेज कर लेता है। तो पढ़ेंगे उसके बारे में भी, अब अपने प्रोजेक्ट्स में बात करेंगे तब पढ़ेंगे उसके बारे में भी। बट अभी ऐसे समझ लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होता है रीडक्स टूलकिट इन टर्म्स ऑफ, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। और जब आप हायर एंड पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, प्रोडक्ट ही रटी है, तो जब आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो वैसे मेक श्योर करिए कि जब आप प्रोजेक्ट बनाएं तो उसको इस माइंडसेट से बनाएं कि वो आगे चल के प्रोडक्ट बन पाए। ठीक है जी। तो रीडक्स टूलकिट अपने आप में काफ़ी पावरफुल एक टेक्नोलॉजी है, एक लाइब्रेरी है, जिसका आपको इस्तेमाल जो है तभी करना है जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है ना, वरना वरना कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी क्या बुरी है। ठीक है जी, आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि कब क्या यूज़ करना है। चलिए, और यहाँ पे ये देखिए, ये आपको स्माइली दिख रही है, ऐसे ही स्माइल करते रहिए। और रीडक्स से डेवलपमेंट को जो शिफ्ट करवाया है रीडक्स टूलकिट ने, कैसे करवाया, उसने ये बोला कि भाई इनिशियली अपन रीडक्स में काम करना शुरू किए, फिर अपने को रियलाइज़ हुआ कि यार ये कुछ अननेसेसरीली ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तभी रीडक्स टूलकिट आया। उसने बोला मैं आपका काफ़ी सारा काम जो है एब्स्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट यानी छुपा दे रहा हूँ आपसे, और इंटरनली मैं सारा कुछ कर लूँगा। जैसे रिएक्ट करता है ना जावास्क्रिप्ट का, काफ़ी सारा डॉम मैनिपुलेशन खुद ही कर लेता है, उसी तरह से कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ आप ऐसे समझ सकते हो कि रीडक्स टूलकिट ने भी किया। तो हम लोग रीडक्स टूलकिट को पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। अब सर चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे आपने इसको सेटअप वेटअप करना है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। याद तो नहीं एग्जैक्टली, बट आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई जैसे वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, वहाँ पे भी इससे पहले एक प्रोवाइडर होता था, एक कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने के लिए होता था, और एक जहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट बनाते थे। 3 चीज़ें थी कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। वैसे ही रीडक्स स्टोर के अंदर भी 3 से 4 चीज़ें ही हैं जो आपको समझने लायक हैं। एक बार आप समझ गए फिर तो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास में है ना जी। डॉक्यूमेंटेशन तो कहीं जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से ये बोला कि भाई आप एक काम कीजिए, आप स्टोर बना लीजिए। ठीक है, तो हमने उनकी बात मानी क्योंकि भाई डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा है तो मानना तो पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने मेरे से बोला कि आप ऐप के अंदर बना लीजिए। चलिए, मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मैं ऐप के अंदर नहीं बनाता, मैं अपने रूट में बना लेता हूँ। मैंने कहा भाई आप स्टोर बना लीजिए, और स्टोर के अंदर ना मैं क्या करूँगा, मैं एक स्टोर डॉट जेएस बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आप स्टोर डॉट जेएस बनाना चाह रहे हैं तो बना लीजिए, किसने रोका है आपको। देखिए, कॉपी पेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं, बट आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाएँ, अपने अकॉर्डिंग समझ पाएँ कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, तो वर्क्स, है ना जी। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने हमसे बोला अच्छा इसको समझने की अभी ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं है, अभी समझाएंगे, ऐसा नहीं सोचना कि यार ये कॉन्फ़िगर स्टोर क्या हो गया, ये कहाँ से आ रहा है, ये सब समझाएंगे, चिंता नहीं कीजिए, बस थोड़ी देर बने रहिए, अभी आपको सारा कुछ समझ में आया, आप खुद ही डीबग करने लग जाओगे। अच्छा, अगर आपका ये ऐसे नहीं आ रहा तो ये टाइप स्क्रिप्ट में होगा, तो इसको टाइप स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट में कर लीजिएगा। फिर इन्होंने हमें बताया कि भाई ये इंडेक्स डॉट जेएस में आपको क्या करना है, इसको प्रोवाइड कर दीजिए। कैसे प्रोवाइड कर दें भाई, इनसे पूछिए। तो इन्होंने मेरे से ये बोला कि प्रोवाइडर आप जो है रिएक्ट रीडक्स से लाइए, और ये स्टोर जो आपने अभी बनाया है इस स्टोर से आप स्टोर को लाइए, और इस तरह से जो है आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है जी, जैसा आप बोलें। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे अपन गए सोर्स के अंदर ऐप डॉट जेएसएक्स में चलते हैं, और इनको यहाँ पे कॉपी करते हैं, इनसे बोलते हैं कि भाई अब आपकी ज़रूरत तो देखिए है नहीं, आप थोड़ा सा साइड में हो जाइए। और यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ, और मैं इनसे बोलता हूँ लर्निंग विद ईज़। ठीक है जी। ठीक है, ऊपर भी थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेते हैं। लेट मी नो अगर आपको भी काफ़ी मज़ा आ रहा है साथ में पढ़ने में। ठीक है जी। तो देखिए, अब फिर से वही बात कि भाई आप पेस्ट तो कर रहे हो, पर आपको पता तो होना चाहिए कि आप पेस्ट क्या कर रहे हो। ये स्टोर आप कहाँ पे बनाया था आपने, ये वही स्टोर है ना जो आपने अभी बनाया था। सर मैंने ये ऐप नाम के अंदर तो नहीं बनाया था, और कम से कम सेम डायरेक्टरी में तो नहीं ही बनाया था। तो चलिए इसको यहाँ से हटाइए, और
अब मेरे को आप बताओ कि आपने स्टोर बनाया कहाँ पे, तो आप मेरे से ये बोल रहे हो कि सर सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर बाहर आइए। एक फ़ोल्डर बाहर कैसे आते हैं, इस तरह से। फिर आपको एक स्टोर दिखेगा, उसके अंदर जाइए और फिर आपको एक स्टोर नाम की स्टोर डॉट जेएस नाम की एक फ़ाइल होगी, उससे आप स्टोर लेके आ सकते हो। ठीक है जी। फिर क्या करना है, प्रोवाइड करना है भाई। प्रोवाइड कैसे करोगे, प्रोवाइडर से। प्रोवाइडर अभी तो लाए ना हम। और ये जो प्रोवाइडर आप लाए हो, इस प्रोवाइडर को प्रोवाइड कैसे करोगे, अरे सर स्टोर नाम का एक पैरामीटर पास करूँगा, तो इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा भाई, स्टोर ही पास कर दूंगा अपना, और क्या। ये क्या हुआ, STORE, डन। ठीक है जी। और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और इसको नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया स्टोर का काम। ठीक है, देख लीजिए बिल्कुल सेम ही किया है मैंने। इन्होंने देखिए इंडेक्स डॉट जेएस में किया है, मैं चाहूँ तो वहाँ पे भी कर सकता हूँ, बट मेरे को ऐप डॉट जेएसएक्स में ठीक लगता है तो मैंने वहाँ कर लिया। मेरी मर्ज़ी है ना भाई, आपको क्या किसके अंदर रखना है ये तो आप ही डिसाइड करेंगे ना, एप्लीकेशन आपका है तो ऐसे कर लिया। अब जैसे वहाँ पे आप क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर रहे थे, है ना, सारा कुछ अपन रिलेट करते हुए चलेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई अलग है, रिडक्स टूलकिट अलग है। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार इसमें, ये अभी मैं अगला जो टर्म आपको बताऊंगा वो एक स्लाइस बताऊंगा मैं आपको, कैसे स्लाइस बनाई जाती है। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई में तो ऐसे होता था, रिडक्स में ऐसे क्यों हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप जिस भाषा में बात करते हैं और मैं जिस भाषा में बात करता हूँ, दोनों की भाषा हिंदी है, ठीक है जी। बट आपका बोलने का तरीका अलग है, मेरा बोलने का तरीका अलग है। मैं जब इंग्लिश में बात करता हूँ तो मेरा एक्सेंट अलग होता है, जब आप बोलते होंगे तो ज़रूर सी बात है कि कुछ ना कुछ एक्सेंट में चेंजेस तो आते ही होंगे। तो क्या हम में से कोई गलत हो गया या कोई सही हो गया, नहीं, कोई सही गलत नहीं हुआ। क्या आप और मैं क्या एक दूसरे के लिए परेशान होने लग गए कि नहीं भाई आपने उस तरह से क्यों बोला। हम सबको पता है कि कुछ कुछ चेंजेस हैं, क्यों, क्योंकि ये आपकी इंडिविजुअलिटी है। ये आप इस तरह से बोलना चाह रहे हैं, मैं इस तरह से बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो सर आप इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहे हो कि क्योंकि रिडक्स एक अलग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिएक्ट के साथ में बनी है, तो रिडक्स टूलकिट ये डिसाइड करेगा कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से उन्हें फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। अच्छा, और क्योंकि हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं तो हम जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में बताया हम उसी तरह से उन्हें यूज़ कर रहे हैं, हमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर समझ गया, मतलब हमें इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो अब ये क्या बोलते हैं कि आप जो भी स्टोर के अंदर लाना चाह रहे हो वो आप डायरेक्टली नहीं लाओ, उसके लिए आप एक स्लाइस बना लो। ठीक है, ये स्लाइस कुछ नहीं है, वैसे ही समझ सकते हो जैसे कॉन्टेक्स्ट बना रहे थे। ठीक, बस इतना ही अभी समझने की ज़रूरत है। तो एक स्लाइस बना लो और उस स्लाइस के अंदर ये जो है इसको उठाओ और ऐसे कॉपी कर देना जाके। चलिए एक स्लाइस बना लेते हैं। सारी स्लाइसेस जो अपन बनाएंगे वो यहीं पे इसी के अंदर ही, इसी फोल्डर के अंदर बना लेंगे। और अभी तो जो है शायद से काउंटर स्लाइस है, काउंटर स्लाइस ही रख लेते हैं, काउंटर स्लाइस डॉट JS। ठीक है जी, डॉट नहीं हुआ क्या, कॉमा लग गया शायद। ठीक है जी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहला काम तो उन्होंने जो किया है वो क्रिएट स्लाइस लेके आए हैं, इससे अपने को मतलब नहीं है, प्री डिफाइंड है। एक उन्होंने जो है इनिशियल स्टेट दिया है। इनिशियल स्टेट क्या होता है, क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हो। इनिशियल स्टेट कुछ नहीं है, जैसे वहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेट दे रहे थे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में, वही कुछ है। ठीक है, बस तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। सारा काम शुरू होता है यहाँ से, भाई ये स्लाइस बना ली। ठीक है जी, स्लाइस कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मान के चलो कि ये कॉन्टेक्स्ट ही बना रहे हैं अपन, बट तरीका थोड़ा सा अलग है। याद आपको कुछ करना नहीं है, सारा कुछ जाके आप डॉक्यूमेंटेशन से लेंगे, बस समझने की ज़रूरत है। अच्छा, ये स्लाइस को आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई भी तो करना चाहोगे ना, आगे चल के अभी अपन काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे तो उसमें इसका रिक्वायरमेंट आएगा। ठीक है, अभी ऐसे समझ लीजिए कि एक नाम दिया जाता है कि क्या नाम है। इनिशियल स्टेट ये जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, यही इनिशियल स्टेट आपने इसे यहाँ पे दे दिया। रिड्यूसर्स क्या होते हैं, रिड्यूसर्स वो सारे फंक्शंस होते हैं। रिड्यूसर्स वो सारी वैल्यूज़ होती हैं। रिमेंबर वो आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई में वैल्यूज़ करके चीज़ें दे रहे थे, वो वैल्यूज़ करके जो आप चीज़ें वहाँ पे देते थे, उन सारी चीज़ों को रिडक्स टूलकिट ये बोलता है कि आप अपनी स्लाइसेस में ही लिख दो एक जगह पे, है ना, अलग से नहीं देना है, बाद में नहीं देना है आपको, अभी यहीं पे बताना है कि क्या है कैसा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है तो हमने मान लिया, और ये थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो रिड्यूसर है ये है क्या, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
अब ये हो सकता है आपको बड़ा टफ लग रहा हो, आओ मैं इसको सिंपल करता हूँ। सबसे पहले तो इसको यहाँ से नीचे से उठाओ और साफ़ कर दो। कर दिया। अब मेरे को बताओ, क्या ये इंक्रीमेंट नाम की एक की है? एक ऑब्जेक्ट के अंदर की तो होती थी, क्या बात कर रहे हो? एक ऑब्जेक्ट के अंदर की तो होती थी, हाँ सर होती तो थी। वैल्यू को मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन भी कौन सा, एरो फंक्शन। क्या ये बहुत टफ हो गया? नहीं नहीं, कोई टफ नहीं है। बट सर ये स्टेट, अरे एक मिनट रुको ना, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी मैं आपको पूरा आराम से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? डॉक्यूमेंटेशन है, बना रहने तो अभी आपको आपके लिए ईजी कर देते हैं। ये डिक्रीमेंट भी तो एक फंक्शन ही है ना। पर सर ये स्टेट, अरे फिर मैंने बोला एक रुको ना एक मिनट। सर ये इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, पर सर इसमें तो दो चीज़ें हो गई, ये क्या हो गया? ये तो सर बहुत परेशान कर रहा है। फिर मैंने बोला एक मिनट रुक जाओ भाई, ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे की वैल्यू पेयर्स ही तो हैं। हाँ सर समझ में आ गया। स्टेट का मतलब हो गया जो आपका अभी करंट में जो आपका वैल्यू है, ठीक है। स्टेट मतलब हो गया ये जो करंट में आपका जो इंटरनल स्टेट है, यानी कि जो करंट बाउंड्री में आपके पास में जो करंटली आपकी वैल्यूज़ हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो इनिशियल स्टेट दिया था ना, यहाँ पे ये वैल्यू आपने डिफाइन करी थी, इस वैल्यू को आप इस स्टेट की मदद से एक्सेस करोगे, ठीक है। डाइजेस्ट करो, इस स्टेट के पास में आपकी वैल्यूज़ का एक्सेस होता है। इसको वैल्यू क्यों बोला, इसको शौर्य क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हो, लिख लो शौर्य लिख लो। इसको जब आप शौर्य बोलोगे फिर आपको यहाँ पे जाके इसको भी शौर्य लिखना पड़ेगा। क्लियर? क्या ये डाइजेस्ट कर पाए? समझ गया। तो मतलब स्टेट जो है वो इसी को इंटरनली रेफरेंस कर रहा है। हाँ यही हो रहा है। पर सर ये एक्शन, अच्छा एक बात बताओ, इस फंक्शन को ज़रा ध्यान से पढ़ो। इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, ये बोला है कि कोई वैल्यू मेरे को मिलेगी और उस वैल्यू को मैं जो है उस वैल्यू से मैं इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है। हो सकता है 15 यहाँ पे आए, हो सकता है 25 यहाँ पे आए, यूज़र देगा। अच्छा एक बात बताओ, जब यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी तो उसको रिसीव भी तो करना पड़ेगा। कैसे रिसीव करोगे? अरे एक्शन की मदद से रिसीव करोगे भाई। अच्छा, तो मतलब ये जो एक्शन नाम की चीज़ है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ तो वो वैल्यू मेरी रिसीव हो गई? नहीं, ऐसे नहीं होगी। उसके अंदर एक डॉट पेलोड नाम की प्रॉपर्टी होती है, जिसको जब आप कॉल करोगे तो वो आपको एक वैल्यू देगी जो भी पास किया गया है इस फंक्शन को, ठीक है। क्लियर? समझ गया सर? क्या इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है? अरे नहीं भाई, रिड्यूसर्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, सिंपल फंक्शंस मान लो जो रिडक्स टूलकिट का हेल्प कर रहे हैं अभी के लिए, सिंपल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि रिडक्स टूलकिट ये बोलता है कि भाई आप जितनी भी स्लाइसेस बना रहे हो, जितने भी आपने ये रिड्यूसर्स डिफाइन करें, इनको कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सारे नाम आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद में कुछ इस तरह से ये सिंटैक्स है, ये आपको सीधा डॉक्यूमेंटेशन से मिलेगा और इसको यहाँ पे इस तरह से जो है आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअली, ठीक है जी। काउंटर स्लाइस क्या है सर? काउंटर स्लाइस ये रहा ना, ये नाम आपने दिया था, ठीक है सर। उसके साथ में ये बोलता है कि काउंटर स्लाइस का रिड्यूसर जो है वो डिफ़ॉल्ट आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने मना किया था कि आप ऐसा मत करो, बट रिटेक्स टूलकिट ने बोला तो हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट की सारी चीज़ें उन्होंने प्रेस्क्राइब करके रखी कि आपको ऐसे ही करना है, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप चाहें जितने नंबर ऑफ़ फंक्शंस इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कितने भी की वैल्यू पेयर्स, अगर मेरे को थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो रिड्यूसर्स आप कितने भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। बस इतना ही समझने लायक बात थी, बाकी आपको लोड नहीं लेना इससे ज़्यादा। अब भाई रिड्यूसर्स तो अपने अपन ने स्लाइसेस तो बना ली, बट यार आपने सर एक बात बताई थी कि उस बॉक्स के अंदर, उस स्टोर के अंदर सारी चीज़ें जानी चाहिए और फिर वहाँ से हम एक्सेस करेंगे। बट यहाँ पे तो स्टोर में आपने कुछ लिखा ही नहीं। अरे लिखा था ना, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने मेरे को बोला कि ये जो स्लाइस बनाई है इसको उठा के लाओ तो पहले स्टोर में। अच्छा, तो इसे स्टोर में लाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लाना ही पड़ेगा। ये रहा मेरा स्टोर और यहाँ पे अभी देखिए अभी मेरे पास में यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक नाम से पुकारता हूँ और इस नाम को जो है मैं बोलूँगा कि भाई आप जो है काउंटर स्लाइस आ जाओ मेरे पास में। काउंटर स्लाइस आ गई, ठीक है जी। ये वाला जो नाम है, ये सेम नाम आप इसी नाम से इस वाली स्लाइस को कॉल करने वाले हैं। इस वाले रिड्यूसर्स को आप सारे जो रिड्यूसर्स हैं काउंटर स्लाइस के, वो आप इस काउंटर नाम से ही यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो ये नाम आप जो भी दें उसी नाम से आपको यूज़ करना है। समझ गया सर?
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि ये जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, ये वहाँ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ही आया हो, है ना? समझ रहे हैं ना? ये आपको देखिए कहाँ पे आ गया भाई, ये देखिए यहाँ पे आपने एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट लगाया था और ये आपने ये इंडिविजुअल एक्सपोर्ट भी किए हुए हैं, ठीक है? और ये काउंटर स्लाइस को भी आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो अभी क्या हो रहा था, वो इस वाली काउंटर स्लाइस को ला के दे रहा था, पर मेरे को जो है ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो है रिड्यूसर्स का, मेरे को ये चाहिए था, ठीक है जी? तो इसलिए हमने वहाँ पे चेंज किया। सर आपको कैसे पता चला कि ये चाहिए था? अरे मैंने यहाँ पे ये देखा ना, ये यहाँ पे मेरे को इन्होंने बता रखा है कि आपको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ही लेना है, ठीक है सर, समझ गए। अब सर आप ये बताइए कि अब इसका कैसे इस्तेमाल होना है। बस ये 2 फंक्शंस, और आपका सारा काम ये 2 फंक्शंस ही करने वाले हैं। अच्छा, मतलब आपको कुछ भी यूज़ करना है तो आप यूज़ सिलेक्टर का इस्तेमाल करोगे। यूज़ सिलेक्टर से आप क्या करोगे, आपको कुछ भी वैल्यू का एक्सेस चाहिए तो आप उस यूज़ सिलेक्टर की मदद से ले सकते हो। अच्छा, और यूज़ डिस्पैच का क्या यूज़ होता है सर? अरे ये रिड्यूसर्स को कॉल लगानी है ना, वैल्यू कुछ, अगर मान लीजिए आपके पास में एक यूज़र है, यूज़र का नाम है, यूज़र का पता है, यूज़र का एड्रेस है, वो आप लोगे यूज़ सिलेक्टर की मदद से, कुछ सिलेक्ट करना है ना। और डिस्पैच का यूज़ क्या होता है? डिस्पैच का यूज़ तब आएगा जब डिस्पैच आपको कुछ करवाना हो। डिस्पैच क्या करवाओगे? रिड्यूसर करवाएंगे। रिड्यूसर्स क्या होते हैं? अरे सिंपल फंक्शंस मान लो, इन फंक्शंस को जब आपको एग्जीक्यूट कराना है तो आप डिस्पैच के अंदर लिखोगे। चलो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से आपको ये समझ में आने वाला है। चलिए जी, तो ये स्लाइसेस तो देखिए, ये तो रिएक्ट को यहाँ से हटा लीजिए, इसका तो कोई ख़ास यूज़ अपन करने नहीं वाले हैं, ठीक है जी। और ये जो ये आपको दिख रहा है एकदम से, इसको भी हटाइए। जो जो चीज़ आपको अननेसेसरी दिख रही है उसको सीधे हटा दीजिए, है ना। और फिर इसको अपन बोलेंगे कि थोड़ा सा फॉर्मेट कर दो, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। अब सर आप मेरे को एक एक करके ये बताओ कि आपने यहाँ पे किया गया है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैंने एक काउंटर डॉट JSX करके एक कंपोनेंट बनाने की कोशिश करी, एक फ़ाइल बनाई, उसके अंदर ये काउंटर नाम का कंपोनेंट बना लिया। मैंने तो क्या बना लिया, कॉपी कर लिया वहाँ से, ठीक है सर। फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये सिर्फ HTML जो है मैं रिटर्न करने वाला हूँ। इस HTML में क्या है सर, एक बटन है, ये एक स्पैन है, और ये एक दूसरी बटन है, ठीक है जी। इतना डाइजेस्ट करिए पहले। 2 बटन्स और एक स्पैन टैग है अपने पास में अभी। फिर मैंने क्या बोला, हर एक बटन पे मैंने एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा रखा है। अच्छा, इसको डायरेक्ट पास क्यों नहीं किया? क्योंकि रेफरेंस चाहिए होता है, अगर ऐसे पास कर देता डिस्पैच तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता, वो मेरे को चाहिए नहीं। हाँ हाँ सर, ये तो आता है अपने को, ये तो आप बहुत पहले बता चुके थे। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई डिस्पैच कर दो इंक्रीमेंट फंक्शन को, ठीक है। अब सर ये बताइए, ये इंक्रीमेंट फंक्शन आपको मिला कहाँ से? अरे ये इंक्रीमेंट फंक्शन को मैंने यहाँ इस काउंटर स्लाइस से इंपोर्ट किया ना। और एक चीज़ बताइए, ये काउंटर स्लाइस यहाँ पे है कहाँ पे? काउंटर स्लाइस तो नहीं है अपने पास में यहाँ। तो काउंटर स्लाइस को सबसे पहले करेक्ट जगह से लाना पड़ेगा। इन स्लाइसेस में से अपने को ये काउंटर स्लाइस लानी है, ठीक है। तो ये पाथ आपको सेट करना रहेगा। तो ये डिस्पैच फंक्शन सर आपने जो है कॉल किया है, और उसके अंदर जो इंक्रीमेंट नाम की चीज़ आपने भेजी है, ये तो मेरे को पता चल गया कि भाई आपने ये इंक्रीमेंट फंक्शन यहाँ से ले लिया, बट ये डिस्पैच कहाँ से आया? अरे भाई ये डिस्पैच ये यहाँ से आया, बट आपने तो कुछ यूज़ डिस्पैच की बात की थी। अरे ये है ना, इस यूज़ डिस्पैच को, इस हुक को आपको जो है यहाँ कॉल करना है। जो ये रिटर्न करेगा उसको आपको स्टोर कर लेना है। इसको आप ABC भी लिख सकते हो, इसको आप XYZ भी लिख सकते हो, इसको आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, बट ताकि समझ में आए कि एक्चुअल में क्या है, तो हमने डिस्पैच लिख लिया है। इस डिस्पैच का आप अब हमेशा यूज़ करोगे कभी भी आपको रिड्यूसर्स को कॉल लगानी है तो। समझ गया सर। अब मेरे को एक बात बताओ सर, ये काउंट करके एक चीज़ ये भी तो थी, इसका क्या यूज़ है? अरे ये काउंट वही है। काउंट क्या है सर, ये ज़रा आप बताइए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। काउंट, ये रहा काउंट, ये है ना। पर सर ये तो वैल्यू है। अरे नाम में क्या रखा है, अभी दिखाता हूँ आपको ये नाम कहाँ यूज़ हो रहा है। तो मैंने कहा यूज़ सिलेक्टर का यूज़ करो। अब इसमें डिफरेंस देखिएगा, यूज़ डिस्पैच को आप एक बारी कॉल करते हैं, फिर उसका जो रिज़ल्ट आता है वो डिस्पैच में आप स्टोर करते हैं, फिर डिस्पैच को आप फिर से कॉल लगाते हैं, ठीक है जी, उसमें एक फंक्शन पास करके। यूज़ सेलेक्टर के साथ में ऐसा नहीं है। यूज़ सेलेक्टर को आप डायरेक्ट कॉल करते हो और वहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हो, जहाँ पे आपको स्टेट का एक्सेस होता है। मैंने बताया था ना कि करंट मेमोरी में जो भी चीज़ें हैं, जब आपको वो एक्सेस करनी है तो आप स्टेट से करेंगे। तो स्टेट से आप पूछते हो कि भाई मेरे ये काउंटर नाम की स्लाइस से जो है मेरे को एक वैल्यू लेके आ जाओ।
अब आप पूछेंगे कि काउंटर कहाँ पे है? याद करिए मैंने आपको बताया था कि ये जो आप नाम लिख रहे हैं, अब यहाँ पे कई सारे फंक्शंस आप फ्यूचर में और भी डाल सकते हो, कई सारे स्लाइसेस आप और भी डालोगे। हो सकता है यूज़र स्लाइस डालो तो आप उसको यूज़र करके कॉल करोगे। तो जब आप वो काम करोगे तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि भाई आप किस नाम से कॉल कर रहे हो, किस नाम से आपने उसको अलॉट किया है। तो मैंने कहा भाई मेरा जो स्टेट के अंदर आप जाओ और वहाँ से जो काउंटर नाम की चीज़ है उसको लेके आ जाओ मेरे पास में। और उस काउंटर नाम की स्लाइस से मैं क्या करूँगा, मैं वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। वैल्यू ही क्यों लिखा के, क्या यहाँ पे मैं काउंट नहीं लिख सकता? क्या यहाँ पे मैं कुछ और नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते सर? क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू करके ही डिफ़ाइन किया है। समझ गया सर एक बार फिर से आपकी बात को। तो काउंट यहाँ पे आ जाएगा, पर सर ये रिफ़्रेश क्या होगा? अरे भाई मैंने आपको बताया ना, सब्सक्राइब करना, यही ये जो आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, यही तो होता है सब्सक्राइब करना। आपने उसको बोला कि भाई ये काउंट नाम की चीज़ जो है, इसको मैं एज आ सब्सक्राइबर मान रहा हूँ इस वैल्यू का, तो जब जब वैल्यू चेंज हो आप मेरे को अपडेट करना। समझ गए? बस इतनी सी बात है। और ये अपना फंक्शन जो है इट्स ऑलरेडी, और चलिए एक बारी देख लेते हैं कि क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सर आपने एक चीज़ तो करी नहीं। क्या नहीं किया भाई हमने? आपने इसको रैप अप तो कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, बट आपने काउंटर को तो यहाँ पे डाला ही नहीं। बात तो सही है यार, काउंटर तो यहाँ पे आया ही नहीं, अब आ गया। तो चलिए अब देख लेते हैं। ठीक है जी, सारा कुछ सही से चल रहा है। अब इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, एक बढ़ गया। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, ठीक है जी। डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। अब आप देखिए, क्या इस काउंटर नाम की चीज़ के अंदर कहीं पे भी हमने कोई भी वैल्यू बना के रखी है? नहीं बनाई है। क्या मैंने कहीं पे भी ये इंक्रीमेंट नाम की चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया? नहीं डिफाइन किया। कहाँ से आ रही हैं ये सारी? आ रही हैं स्लाइसेस से और आपके स्टोर से। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो रिडक्स टूलकिट पे सही से काम कर रहा है, सारा स्टेट जो है वो आराम से मैनेज हो पा रहा है। ठीक है जी। तो सर आप क्या बताना चाह रहे हो कि यूज़ डिस्पैच से क्या है, जो भी रिड्यूसर्स को कॉल करना है यूज़ डिस्पैच से करेंगे, और यूज़ सिलेक्टर से हम सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज़ हैं अपनी उनको सिलेक्ट करना है तो अपन सिलेक्ट कर लेंगे। सर आपने ये इंक्रीमेंट बाय अमाउंट करके एक चीज़ बताई थी, इसका आपने डेमो नहीं दिया। चलिए इसका भी डेमो ले लेते हैं। एक बटन और बना लेते हैं, और इस बटन में क्या नाम था फंक्शन का, सॉरी रिड्यूसर का, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट। चलिए इंक्रीमेंट बाय अमाउंट को कॉल कर लेते हैं। ठीक है जी, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट आ गया। अब इंक्रीमेंट बाय अमाउंट आया तो है, बट इसको कुछ अमाउंट पास भी तो करना पड़ेगा। रिमेंबर ये आपसे एक्सपेक्ट करता है एक वैल्यू। अरे ये देखिए ना, ये आपसे एक वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। ये एक्शन के अंदर पेलोड पे जाके कुछ एक्सेस करेगा तो वो आपसे एक वैल्यू भी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो चलिए एक सिंपल सी वैल्यू ले लेते हैं, इंक्रीमेंट बाई 15। तो हर बारी हम 15 से इंक्रीमेंट कर देंगे इसका, और यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए ये इंक्रीमेंट बाई 15 आ रहा है, तो ये देखिए 15 से वैल्यू बढ़ रही है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को जो है पास कर सकते हो, और यू सिलेक्टर की मदद से उन्हें यहाँ पे दिखा सकते हो। बट सर आपने वो कुछ रिफ़्रेश वाली बात भी एक बारी बताई थी। चलिए आपको वो भी देख लेते हैं कि क्या रिटेक्स्ट टूलकिट उस चीज़ में खरा उतर रहा है हमारे लिए। तो एक टेस्ट डॉट JSX बना लेते हैं, और यहाँ पे RFCE करके यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे कंसोल लॉक करेंगे, और यहाँ पे जो है टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। टेस्ट भाई साहब जल्दी से आ जाइए आप। टेस्ट भी आ गया हमारे पास में। टेस्ट जो है एक बारी री रेंडर हो गया है, तो पहली बार रेंडर हो गया है। ठीक है जी। अब मैंने मान लीजिए डिक्रीमेंट को कॉल किया, या मैंने इंक्रीमेंट को कॉल किया, या मैंने सॉरी इंक्रीमेंट बाई 15 को कॉल किया, या मैंने इंक्रीमेंट को कॉल किया। ज़रा गौर से देखिए इस जगह को, क्या ये चेंज हुई? क्या इसने एक भी बार ये लॉक किया कि भाई मैं इस टेस्ट को भी अपडेट कर रहा हूँ? नहीं, इसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसे पता है कि टेस्ट को अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि टेस्ट ने तो आपकी किसी भी वैल्यू को सब्सक्राइब किया ही नहीं है। जब टेस्ट ने कुछ सब्सक्राइब किया नहीं है तो आप उसको री रेंडर क्यों करोगे? ठीक है जी। तो ये तो हमारी बात हो गई रिडक्स टूलकिट के बारे में। अच्छा, रिडक्स टूलकिट अपने आप में बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, आपको इतनी आसानी से हमने समझा दिया। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे नहीं समझना है कि रिडक्स टूलकिट यहाँ पे ख़त्म हो गया है ना। ये सिर्फ स्टार्टिंग है, और अभी के लिए हमें सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे जैसे और आगे आप पढ़ने शुरू करेंगे, कि जैसे जैसे आप और कॉम्प्लेक्स चीज़ों के अंदर में जाएंगे, आपको पता चलेगा इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं।
और उनको हम आगे सीखते जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी कई सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने लायक, उसको हम आगे सीखेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर, है ना जी। तो डे वन पे ना ही आपको मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा एकदम से पढ़ा दूँ और आपको ऐसा लगे कि भाई ये क्या ही कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा कि अभी आपको सिर्फ ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने ये डॉक्यूमेंटेशन खोला और सीधे आप यहाँ पे जो है एकदम से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाने लगे कि यार ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। हाँ, ये सारी चीज़ें करनी है, बट जब आपको ये फ़्लो समझ में आने लगे, ठीक है जी, कंसोल लॉग करा के देखिए होगा यहाँ पे कंसोल लॉग कि नहीं होगा, क्या ये स्टेट में मैं अगर एक्शन डॉट पेलोड में कुछ नहीं भेजूँ तो क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें करके देखिए। जब आप ये सारी चीज़ें करके देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस स्ट्रक्चर के साथ में, और फिर हम लोग थोड़ा सा जो है एसिंग थंग्स के ऊपर और उन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात कर पाएंगे जो शायद से अभी के लिए तो नहीं रिक्वायर्ड हैं। जब आप सीनियर डेवलपर बनते हैं, जब आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, तब आपको ज़रूर रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आप यहाँ पे आएँ तो आपको उन सारी चीज़ों पे भी काम करवाएंगे, जाहिर सी बात है, बट एफ़र्ट्स आपके एंड से भी रिक्वायर्ड होंगे और आई नो आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है जी। तो निश्चिंत रहिए, आपको ये पूरा रिएक्ट इतने अच्छे से समझा देंगे कि आपको उसके बाद कहीं पे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल जॉब रेडी बनाने का हमारा सपना जो हमने पहले वीडियो में बताया था, इस वीडियो के बाद में अब आपको जो है थोड़ा सा जनरेटिव एआई वो वाला तड़का भी लगने जाएगा। आपको दिखेगा कि किस तरह से जो है हम लोग एआई एप्लीकेशंस का जो है इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उनको अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं। ये फ्रंट एंड का कोर्स तो है, लेकिन उसके साथ में आपका जो है जॉब रेडी बनना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिएक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ में अब जनरेटिव एआई की भी बारी है, ठीक है जी। आप जनरेटिव एआई पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे, बट हम ये समझेंगे कि कैसे एलएलएम से बात होती है, कैसे हमारा जो रिएक्ट है वो सारी चीज़ों को समझेगा, और कैसे वो डेटा जो है थोड़ा डिफरेंटली आता है, नॉर्मल फैच की तरह नहीं आता है, तो कैसे वो उसको हैंडल करना है, तो वो सारी चीज़ें भी अपन समझेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। उम्मीद है आपको ये सारा कुछ पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लिंक्डइन वगैरह पे आइए, बात कीजिए हमसे, है ना। कुछ परेशानी है तो बताइए वहाँ पे आके हमें, है ना। अच्छा लगता है जब आप वहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं, जब आप बोलते हैं कि सर आपका पढ़ाया वो समझ में आया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में जुड़ के, थैंक यू।